प्रीवियस सेक्शन में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को सिस्टम रिसोर्सेज का एक्सेस देने से पहले पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स और मल्टी फैक्टर टोकन्स के थ्रू ऑथेंटिकेट करता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई अटैकर आपके क्रेडेंशियल्स को गेस करने या ऑथेंटिकेशन लेयर को ट्रिक करने की कोशिश ही न करे? क्या हो अगर इसके बजाय कोई एडवर्सरी इस बात का फायदा उठाकर कि कोई प्रोग्राम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, उसमें एक सटल फ्लो एक्सप्लॉइट करके ऑथेंटिकेशन को पूरी तरह से बाईपास कर दे और सीपीयू को ट्रिक करके अपने बिहाफ पर आर्बिट्रेरी मैलिशियस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा ले? ये समझने के लिए कि ऑथेंटिकेशन एकदम एयरटाइट होने पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अटैक्स के शिकार कैसे हो जाते हैं, हमें प्रोसेसेस के अंदर रन हो रहे कोड को इंस्पेक्ट करना होगा और एनालाइज करना होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स मेमोरी लेआउट, सीपीयू कंट्रोल फ्लोज और सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कैटेगराइजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेट्स। सिक्योरिटी इंजीनियर्स सिस्टम थ्रेट्स को इस बेसिस पर कि अटैक कहां से ओरिजिनेट होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, टू ब्रॉड और ऑपरेशनल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो हैं प्रोग्राम थ्रेट्स और सिस्टम या नेटवर्क थ्रेट्स। ये डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेट्स के क्लासिफिकेशन को दिखाता है, जो सिस्टम थ्रेट लैंडस्केप को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करता है, प्रोग्राम थ्रेट्स और सिस्टम और नेटवर्क थ्रेट्स। प्रोग्राम थ्रेट्स वो एक्सप्लॉइट्स हैं जो एक एक्टिव एप्लीकेशन डोमेन के अंदर रन करते हैं, जैसे कि बफर ओवरफ्लो, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब्स और कोड इंजेक्शन। सिस्टम और नेटवर्क थ्रेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम रनटाइम और कम्युनिकेशन चैनल्स को टारगेट करते हैं, जिसमें सेल्फ प्रोपेगेटिंग वर्म्स, पोर्ट स्कैनिंग, डिनायल ऑफ सर्विस और मैन इन द मिडल अटैक्स शामिल हैं। प्रोग्राम थ्रेट्स ये एक्सप्लॉइट्स एक सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर बग्स, अनचेक्ड लॉजिक या मेमोरी मिसमैनेजमेंट को टारगेट करते हैं। एक प्रोग्राम थ्रेट उन सिस्टम प्रिविलेजेस का फायदा उठाता है जो पहले से ही उस प्रोग्राम को दी गई होती हैं। अगर किसी एलिवेटेड रूट प्रोसेस में प्रोग्राम थ्रेट एक्सप्लॉइट होता है तो अटैकर को तुरंत पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर सुपर यूजर कंट्रोल मिल जाता है। सिस्टम और नेटवर्क थ्रेट्स ये एक्सप्लॉइट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क स्टैक्स या शेयर्ड कर्नेल सर्विसेज को टारगेट करते हैं। एक सिंगल प्रोग्राम के इंटरनल लॉजिक पर अटैक करने के बजाय सिस्टम थ्रेट्स कर्नेल रिसोर्सेज को ओवरवेल्म करने, इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने या एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड मशीनों पर ऑटोनॉमसली फैलने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम थ्रेट्स सिस्टम एग्जीक्यूशन को कैसे सबवर्ट करते हैं, इसे विजुअलाइज करने के लिए एक फिजिकल वर्कबेंच की कल्पना कीजिए, जहां एक लैब टेक्नीशियन एक छोटे टेस्ट ट्यूब में लिक्विड डालने के लिए एक स्टैंडर्ड वाटर फनल का इस्तेमाल करता है। उसी वर्कबेंच पर टेस्ट ट्यूब के ठीक बगल में एक रिप्लेसेबल पेपर शीट रखी है, जिसमें मास्टर स्टेप बाय स्टेप लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। अगर टेक्नीशियन लापरवाही से एक छोटे से फनल में, जिसे सिर्फ कुछ आउंस होल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, 5 गैलन पानी डाल देता है, तो एक्स्ट्रा लिक्विड तुरंत रिम से बाहर गिर जाता है, पूरे वर्कबेंच पर फैल जाता है और बगल के पेपर पर लिखी इंक वाली इंस्ट्रक्शंस को मिटा देता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अनचेक्ड मेमोरी बफर बिल्कुल उसी सकरे फनल की तरह काम करता है। अगर किसी प्रोग्राम को बफर की कैपेसिटी से ज्यादा डेटा मिलता है तो एक्स्ट्रा बिट्स अपनी असाइंड मेमोरी बाउंड्री से बाहर गिर जाते हैं और बगल की स्टैक मेमोरी में जाकर प्रोसेस के इंटरनल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को ओवरराइट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। डीप डाइव बफर ओवरफ्लो अटैक्स। बफर ओवरफ्लो एग्जीक्यूशन को कैसे करप्ट करता है, इसे समझने के लिए चलिए चैप्टर 2 से प्रोसेस मेमोरी लेआउट के अपने मेंटल मॉडल को रिफ्रेश करते हैं। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एग्जीक्यूटेबल को लॉन्च करता है तो यह प्रोसेस को एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस असाइन करता है, जो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। यह डायग्राम x86 और x64 कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर एक प्रोसेस के वर्चुअल एड्रेस स्पेस के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि मेमोरी को हाई एड्रेसेस से लेकर लो एड्रेसेस तक कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। हाईएस्ट मेमोरी रेंज में प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस के लिए कर्नल स्पेस होता है। उसके नीचे स्टैक होता है, जो लोकल वेरिएबल्स और फंक्शन रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए डाउनवर्ड ग्रो करता है। हीप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस को हैंडल करने के लिए लोअर मेमोरी से अपवर्ड ग्रो करता है। एड्रेस स्पेस के बॉटम के पास डेटा सेगमेंट होता है, जिसमें ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, और टेक्स्ट सेगमेंट होता है जो कंपाइल्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। द कॉल स्टैक और स्टैक फ्रेम्स। जब भी C++ या असेंबली में कोई फंक्शन कॉल किया जाता है तो CPU एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट करता है, जिसे स्टैक के टॉप पर पुश किया जाता है।
यह स्टैक फ्रेम स्टोर करता है फंक्शन पैरामीटर्स यानी फंक्शन में पास किए गए इनपुट आर्गुमेंट्स। रिटर्न एड्रेस यानी कॉलर फंक्शन में उस सटीक मशीन इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस जिस पर करंट फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद सीपीयू को वापस जंप करना होगा। सेव्ड फ्रेम पॉइंटर ईबीपी या आरबीपी यानी पिछले स्टैक फ्रेम के बेस का एक रेफरेंस पॉइंटर। लोकल वेरिएबल्स यानी फंक्शन के अंदर यूज होने वाले बफर्स, एरेज और वेरिएबल्स के लिए रिजर्व्ड फिक्स्ड साइज मेमोरी एलोकेशंस। स्टैक फ्रेम की एनाटॉमी। चलिए एक वल्नरेबल सी कोड स्निपेट को एनालाइज करते हैं। यह सी प्रोग्राम एक क्लासिक स्टैक बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह कमांड लाइन से एक इनपुट आर्गुमेंट लेता है और बिना ये वेरीफाई किए कि इनपुट फिट होता है या नहीं, इसे एक फिक्स्ड साइज मेमोरी बफर में कॉपी कर देता है, जो ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे अनसेफ मेमोरी ऑपरेशंस सिक्योरिटी इश्यूज की तरफ ले जा सकते हैं। नॉर्मल एग्जीक्यूशन के दौरान जब वल्नरेबल फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक मेमोरी लेआउट कुछ ऐसा दिखता है। यह डायग्राम किसी प्रोग्राम की स्टैक मेमोरी के स्टैंडर्ड लेआउट को दिखाता है, इससे पहले कि कोई बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की जाए। यह दिखाता है कि मेमोरी लोअर से हायर एड्रेसेस में कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसकी शुरुआत एक लोकल मेमोरी बफर से होती है जहां डेटा राइटिंग शुरू होती है, उसके बाद सेव्ड फ्रेम पॉइंटर, फिर रिटर्न एड्रेस जो प्रोसेसर को बताता है कि आगे कहां एग्जीक्यूट करना है, और फाइनली फंक्शन पैरामीटर्स आते हैं। इस क्रिटिकल स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। लोकल बफर एरे लोअर मेमोरी एड्रेसेस पर होता है, जबकि फंक्शन का रिटर्न एड्रेस सीधे उसके ऊपर हायर मेमोरी एड्रेसेस पर होता है। क्योंकि सी में मेमोरी राइट्स लोअर एड्रेसेस से हायर एड्रेसेस की तरफ काम करते हैं, इसलिए बफर की 64 बाउंड्री के पार डेटा राइट करने से एक्स्ट्रा बाइट्स सीधे ऊपर की तरफ फ्लो होकर सेव्ड फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस में चले जाते हैं। मैकेनिक्स ऑफ स्टैक स्मैशिंग। अगर कोई अटैकर 64 बाइट्स से ज़्यादा लंबी, उदाहरण के लिए 80 बाइट्स की कोई स्पेशली क्राफ्टेड इनपुट स्ट्रिंग पास करता है, तो अनसेफ strcpy कॉल सीक्वेंशियली बाइट्स को तब तक कॉपी करता रहता है जब तक कि वह नल टर्मिनेटर बाइट पर नहीं पहुंच जाता। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक बफर ओवरफ्लो अटैक मेमोरी में एक स्टैक फ्रेम को एक्सप्लॉइट करता है। यह दिखाता है कि कैसे मैलिशियस शेल कोड को लोअर मेमोरी एड्रेसेस पर एक बफर में इंजेक्ट किया जाता है, जो फिर ओवरफ्लो होकर स्टैक फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस एक अटैकर कंट्रोल मेमोरी एड्रेस से ओवरराइट कर देता है, जिससे एग्जीक्यूशन फ्लो इंजेक्टेड कोड की तरफ रिडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि एक स्टैक स्मैशिंग अटैक के दौरान क्या होता है। पेलोड कंस्ट्रक्शन। अटैकर एक कंटिन्यूअस बाइट पेलोड तैयार करता है, जिसमें थ्री स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं। एनओपी स्लेड नो ऑपरेशन असेंबली इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस 0x90 जो सीपीयू एग्जीक्यूशन पॉइंटर के लिए एक लैंडिंग पैड की तरह काम करता है। शेल कोड छोटे सेल्फ कंटेंड मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस जिन्हें एक इंटरैक्टिव रूट शेल स्पॉन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि बिन या एसएच को एग्जीक्यूट करना। टारगेट रिटर्न एड्रेस व सटीक मेमोरी एड्रेस जो वापस बफर या एनओपी स्लेड के स्टार्ट की तरफ पॉइंट करता है। बफर फिल्डिंग। अटैकर इस पेलोड को वल्नरेबल एप्लीकेशन में इनपुट करता है। strcpy पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करता है, जिससे बफर 64 ओवरफ्लो हो जाता है। कंट्रोल पॉइंटर हाईजैकिंग पेलोड सेव्ड फ्रेम पॉइंटर को ओवरराइट कर देता है और स्टोर्ड रिटर्न एड्रेस को टारगेट एड्रेस से रिप्लेस कर देता है, जो सीधे इंजेक्टेड शेल कोड की तरफ पॉइंट करता है। सबवर्टेड एग्जीक्यूशन। जब वल्नरेबल फंक्शन अपने असेंबली रेट रिटर्न इंस्ट्रक्शन पर पहुंचता है, तो सीपीयू स्टैक से टॉप वैल्यू को अपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर ईआईपी या आरआईपी में पॉप कर लेता है। क्योंकि वह वैल्यू ओवरराइट हो चुकी थी, इसलिए सीपीयू वापस मेन पर रिटर्न नहीं करता है। इसके बजाय यह सीधे अटैकर के शेल कोड पर जंप कर जाता है, जिससे अटैकर को मशीन पर कंट्रोल मिल जाता है। सेक्शन ब्रेक। बफर ओवरफ्लो के खिलाफ मॉडर्न ओएस डिफेंसेस। स्टैक स्मैशिंग अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स 3 कॉम्प्लीमेंट्री सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करते हैं, जो कंपाइलर, कर्नल और हार्डवेयर आर्किटेक्चर लेवल्स पर काम करते हैं। यह डायग्राम बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट्स के खिलाफ 3 प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म्स को इलस्ट्रेट करता है। यह कंपाइलर लेवल स्टैक कैनरीज को कवर करता है, जो सीक्रेट वैल्यूज का यूज करके स्टैक करप्शन को डिटेक्ट करती हैं। हार्डवेयर लेवल नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टैक्स को, जो डेटा रीजन्स में स्टोर्ड कोड के एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन को, जो अटैक पेलोड्स को डिस्टरप्ट करने के लिए डायनेमिकली मेमोरी एड्रेसेस को शिफ्ट करता है।
डिफेंस वन स्टैक कैनरीज कंपाइलर गार्ड वैल्यूज। कोयले की खदानों में जानलेवा गैस लीक का पता लगाने के लिए कैनरीज ले जाने वाले माइनर्स के नाम पर रखा गया। एक स्टैक कैनरी एक सीक्रेट रैंडमाइज्ड स्केलर वैल्यू है जिसे कंपाइलर द्वारा लोकल बफर्स और सेव्ड फ्रेम पॉइंटर के बीच स्टैक पर रखा जाता है। यह डायग्राम बफर ओवरफ्लो प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाले मेमोरी लेआउट को दिखाता है। यह मेमोरी में लोकल डेटा स्टोरेज और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंटर्स के बीच प्लेस्ड एक सिक्योरिटी गार्ड वैल्यू या कैनरी को दिखाता है। अगर कोई अटैकर बफर को ओवरफ्लो करके रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले कैनरी वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है, जिससे सिस्टम टेम्परिंग को डिटेक्ट कर पाता है और मैलिशियस कोड एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट कर पाता है। यह कैसे काम करता है? जब एक फंक्शन इनिशियलाइज होता है तो कंपाइलर असेंबली कोड इंसर्ट करता है जो थ्रेड लोकल स्टोरेज से एक सीक्रेट रैंडम वैल्यू रीड करता है और इसे सीधे लोकल वेरिएबल्स के ऊपर राइट करता है। वेरिफिकेशन RET एग्जीक्यूट करने से ठीक पहले फंक्शन चेक करता है कि क्या स्टैक कैनरी वैल्यू ओरिजिनल सीक्रेट वैल्यू से मैच करती है। रिजल्ट: अगर एक बफर ओवरफ्लो होता है तो अटैकर के पेलोड को रिटर्न एड्रेस तक पहुंचने के लिए कैनरी वैल्यू को ओवरराइट करना होगा। जब फंक्शन डिटेक्ट करता है कि कैनरी को मॉडिफाई कर दिया गया है तो यह प्रोसेस को तुरंत अबॉर्ट कर देता है। स्टैक स्मैशिंग डिटेक्टेड टर्मिनेटेड, इससे पहले कि करप्टेड रिटर्न एड्रेस CPU इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में लोड हो सके। डिफेंस टू नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टैक NX या DEP। हिस्टोरिकली CPU मेमोरी को सिंपल रीड्स और राइट्स की तरह ट्रीट करता था, जिसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन स्टैक पर स्टोर डेटा को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर द्वारा कोड इंस्ट्रक्शंस की तरह एग्जीक्यूट किया जा सकता था। मॉडर्न CPUs बेस टेबल एंट्रीज में एक हार्डवेयर फ्लैग इंक्लूड करते हैं जिसे NX नो एग्जीक्यूट बिट कहा जाता है, जिसे विंडोज में डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन या DEP के रूप में जाना जाता है। यह कैसे काम करता है? OS कर्नल स्टैक और हीप के लिए एलोकेटेड वर्चुअल मेमोरी पेजेस को केवल रीड या राइट यानी RW मार्क कर देता है और एग्जीक्यूट यानी X परमिशन फ्लैग को हटा देता है। रिजल्ट: भले ही कोई अटैकर सक्सेसफुली एक बफर को ओवरफ्लो कर दे और स्टैक पर बाइनरी शेल कोड इंजेक्ट कर दे, जैसे ही CPU स्टैक मेमोरी एड्रेस से किसी इंस्ट्रक्शन को फेच और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, हार्डवेयर AMMU एक एग्जीक्यूशन फॉल्ट एक्सेप्शन ट्रिगर करता है, जिससे प्रोसेस तुरंत किल हो जाती है। डिफेंस 3 एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन ASLR। एक अटैकर के लिए इंजेक्टेड शेल कोड या एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे कि स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी libc में सिस्टम पर जंप करने के लिए उन्हें उस कोड का एग्जैक्ट 64 बिट वर्चुअल मेमोरी एड्रेस पता होना चाहिए। ASLR एक कर्नल मेमोरी प्रोटेक्शन स्कीम है जो हर बार एप्लीकेशन रन होने पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स की मेमोरी लोकेशंस को रैंडमाइज करती है। यह डायग्राम एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है, ये दिखाकर कि कैसे किसी प्रोग्राम के अलग अलग एग्जीक्यूशंस के बीच स्टैक हीप और सिस्टम लाइब्रेरीज के बेस मेमोरी एड्रेसेस अनप्रेडिक्टेबली चेंज हो जाते हैं ताकि सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स को प्रिवेंट किया जा सके। जब ASLR इनेबल होता है तो कर्नल हर एग्जीक्यूशन पर स्टैक हीप और शेयर्ड लाइब्रेरीज के स्टार्टिंग ऑफसेट्स को रैंडम वैल्यूज से शिफ्ट कर देता है। हार्डकोडेड टारगेट एड्रेसेस पूरी तरह से इनवैलिड हो जाते हैं, जिससे प्रिसाइज एक्सप्लॉइट्स अनप्रेडिक्टेबल गेसेस में बदल जाते हैं और नतीजा प्रोसेस क्रैश होता है। सेक्शन ब्रेक मेलवेयर टैक्सोनॉमी। लोकलाइज्ड प्रोग्राम एक्सप्लॉइट्स के अलावा सिस्टम रिसोर्सेज को डिसरप्ट स्टील या कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए मैलिशियस कोड को कलेक्टिवली मेलवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मेलवेयर को उसके प्रोपेगेशन मैकेनिज्म और पेलोड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। यह टेबल मेलवेयर की प्राइमरी कैटेगरीज को आउटलाइन करती है और उनके होस्ट एनवायरनमेंट्स और वे कैसे फैलते हैं इसकी डिटेल्स देती है। इसमें वे वायरस शामिल हैं जिन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए होस्ट फाइल्स की जरूरत होती है, वॉर्म्स जो नेटवर्क्स पर खुद ही सेल्फ प्रोपेगेट करते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस जो सोशल इंजीनियरिंग पर डिपेंड करते हैं, रूटकिट्स जो मैलिशियस एक्टिविटी को छुपाने के लिए कर्नेल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, और रैनसमवेयर जो एक्सटॉर्शन के लिए स्टोरेज को एनक्रिप्ट करता है। वायरसेज एक कंप्यूटर वायरस मैलिशियस कोड का एक स्निपेट होता है जिसे किसी लेजिटिमेट नॉन मैलिशियस होस्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जैसे कि एक .exe फाइल या ELF बाइनरी से खुद को अटैच करने के लिए डिजाइन किया जाता है। लाइफ साइकिल एक वायरस तब तक डॉर्मेंट रहता है जब तक कि कोई यूजर इन्फेक्टेड होस्ट एप्लीकेशन को रन नहीं करता। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो वायरस कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, फाइल सिस्टम पर दूसरी अनइन्फेक्टेड बाइनरी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है
और फिर कंट्रोल वापस ओरिजिनल होस्ट प्रोग्राम को सौंप देता है ताकि यूजर को कुछ भी गलत महसूस न हो। एक ट्रोजन कैसे काम करता है इसकी कल्पना करने के लिए एंशिएंट वॉरफेयर की हिस्टोरिकल ट्रोजन हॉर्स स्टोरी के बारे में सोचिए। अटैकर्स ने जबरदस्ती शहर के भारी पत्थर के फोर्ट्रेस गेट्स को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक खूबसूरत वुडन हॉर्स बनाया, उसे एक हार्मलेस गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया और वहां के इनहेबिटेंट्स को बेवकूफ बनाकर उनसे खुद ही उस हॉर्स को मेन गेट के अंदर खिंचवा लिया। एक बार जब वे शहर की दीवारों के अंदर आ गए तो छिपे हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हॉर्स से बाहर निकले और फोर्ट्रेस पर कंट्रोल कर लिया। यह डायग्राम एक ट्रोजन हॉर्स अटैक के 2 स्टेप मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट, एक यूजर एक सीमिंगली हार्मलेस गेम एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करता है जो एक नॉर्मल ग्राफिकल इंटरफेस डिस्प्ले करता है। सेकंड, जब लेजिटिमेट गेम इंजन रन करता है तो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में सीक्रेटली एक कंसील्ड मैलिशियस पेलोड एग्जीक्यूट करता है जो एक कीलॉगर और एक रिमोट रिवर्स शेल लॉन्च करके बैकडोर्स ओपन करता है। ट्रोजन हॉर्सेज। एक ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलिशियस एप्लीकेशन होता है जो पूरी तरह से सेफ, यूजफुल या डिजायरेबल यूटिलिटी के रूप में छिपा रहता है, जैसे कि एक फ्री सिस्टम ऑप्टिमाइजर, ड्राइवर अपडेट या पीएफ रीडर। वायरसेज के अपोजिट, ट्रोजन्स खुद को दूसरी फाइल्स से अटैच नहीं करते हैं और न ही ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होते हैं। वे पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग पर डिपेंड करते हैं ताकि यूजर को झांसा देकर उन्हें एलिवेटेड अकाउंट प्रिविलेजेस के साथ इंस्टॉल और रन कराया जा सके। वॉर्म्स। एक वॉर्म एक ऑटोनॉमस स्टैंडअलोन सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्रोग्राम है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन या होस्ट बाइनरी फाइल के कंप्यूटर नेटवर्क्स पर फैलता है। यह डायग्राम एक नेटवर्क वर्म के लाइफ साइकिल और प्रोपेगेशन मैकेनिज्म को समझाता है। यह तब शुरू होता है जब वर्म एक लोकल होस्ट मशीन की मेमोरी में रहता है। इसके बाद वर्म ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस की एक रेंज को स्कैन करता है ताकि ओपन नेटवर्क पोर्ट्स को ढूंढ सके। टारगेट मशीन पर एक वल्नरेबल पोर्ट मिलने पर यह उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, अपने पेलोड को एग्जीक्यूट करता है और इन्फेक्शन साइकिल को जारी रखने के लिए नए होस्ट पर खुद को क्लोन कर लेता है। यह कैसे ऑपरेट करता है? एक वॉर्म लगातार नेटवर्क आईपी एड्रेसेस की रेंजेस को स्कैन करता है ताकि ओपन नेटवर्क पोर्ट्स जैसे कि एसएमबी पोर्ट 445 या एसएसएच पोर्ट 22 पर लिसन कर रही एक्टिव मशीन्स को ढूंढा जा सके। जब यह किसी वल्नरेबल सर्विस को रन कर रही रिमोट मशीन को आइडेंटिफाई करता है जो अक्सर एक अनपैच्ड बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट कर रही होती है, तो ये वायर के थ्रू खुद की एक कॉपी ट्रांसमिट करता है, रिमोट सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और तुरंत अपने नए होस्ट से नए टारगेट्स को स्कैन करना शुरू कर देता है। रूटकिट्स और रैनसमवेयर। रूटकिट्स। एक रूटकिट स्टेल्थ मेलवेयर की एक सोफिस्टिकेटेड क्लास है जिसे कोर कर्नल कंपोनेंट्स को मॉडिफाई या रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूटकिट्स रिंग जीरो प्रिविलेज लेवल पर ऑपरेट करते हैं जो ओएस सिस्टम कॉल टेबल या सिस कॉल टेबल को हुक करते हैं या कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करते हैं। एक बार इंस्टॉल होने के बाद एक रूटकिट अपने खुद के एक्टिव प्रोसेस को प्रोसेस लिस्ट यूटिलिटीज जैसे कि पीएस या टास्क मैनेजर से छुपा सकता है, अपने खुद के फाइल्स को डायरेक्टरी लिस्टिंग्स जैसे कि एलएस से कंसील कर सकता है और डिस्प्ले टेबल्स जैसे कि नेटस्टैट से नेटवर्क कनेक्शंस को फिल्टर आउट कर सकता है। रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक प्रॉफिट ड्रिवेन पेलोड है जो वैल्यूएबल यूजर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस और सोर्स कोड के लिए लोकल हार्ड ड्राइव्स और माउंटेड नेटवर्क स्टोरेज को स्कैन करता है। यह इन फाइल्स को स्ट्रांग एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स जैसे कि AES-256 कंबाइंड विद RSA 4000 एंड 96 का यूज करके एनक्रिप्ट करता है। डेटा को डिक्रिप्ट करने की एक रिमोट सर्वर पर स्टोर होती है जिसे अटैकर कंट्रोल करता है, जो डिक्रिप्शन की के बदले में रैनसम पेमेंट की डिमांड करता है। सेक्शन ब्रेक। गेट प्रिपरेशन के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। चलिए टेक्निकल इंटरव्यूज और कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यूज होने वाले मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में मास्टरी हासिल करते हैं ताकि स्टैक ऑफसेट्स और एड्रेस स्पेस एंट्रोपी को एनालाइज किया जा सके। प्रॉब्लम 1, स्टैक लेआउट ऑफसेट एनालिसिस। क्वेश्चन: एक 32-बिट x86 आर्किटेक्चर सिस्टम स्टैंडर्ड सी स्टैक फ्रेम लेआउट्स का यूज करता है। एक फंक्शन एक लोकल एरे बफर को डिफाइन करता है। यह फंक्शन एक वल्नरेबल स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक 48 बाइट कैरेक्टर बफर एलोकेट करता है। अस्यूम कीजिए कि कंपाइलर डेटा को 4 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइन करता है और लोकल वेरिएबल्स को बिना किसी एडिशनल पैडिंग के सीधे सेव्ड फ्रेम पॉइंटर के ऊपर प्लेस करता है। बफ 0 के स्टार्ट और स्टैक पर रिटर्न एड्रेस की बाइट लोकेशन के बीच टोटल बाइट ऑफसेट क्या है?
एक अटैकर को 4 बाइट टारगेट रिटर्न एड्रेस को सक्सेसफुली ओवरराइट करने के लिए अपने पेलोड स्ट्रिंग में उससे पहले टोटल कितने डमी बाइट्स इंसर्ट करने होंगे। सॉल्यूशन। स्टेप 1, स्टैक फ्रेम लेआउट को मैप कीजिए लो से हाई एड्रेसेस तक। लोकल बफर एरे बफ 48 बाइट्स फ्रेम के बेस पर रिसाइड करता है। सेव्ड बेस पॉइंटर EBP एक 32 बिट सिस्टम पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 32 बिट्स वाइड होता है जो 4 बाइट्स के इक्वल टू है। सेव्ड रिटर्न एड्रेस EIP यह सेव्ड EBP के ठीक बाद आता है जो 4 बाइट्स के इक्वल टू है। यह डायग्राम एक 32 बिट सिस्टम के लिए मेमोरी में स्टैक फ्रेम के लेआउट को दिखाता है। इसमें स्पेस के एलोकेशन को डिटेल में समझाया गया है जो एक लोकल स्टोरेज एरिया से शुरू होता है। इसके बाद स्टैक फ्रेम के लिए एक सेव्ड पॉइंटर आता है और आखिर में वो रिटर्न एड्रेस होता है जिसका यूज फंक्शन कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने के लिए किया जाता है। स्टेप 2, बाइट ऑफसेट कैलकुलेट कीजिए। बफ 0 से रिटर्न एड्रेस के स्टार्ट तक पहुंचने के लिए इनपुट डेटा को एंटायर बफर लेंथ प्लस सेव्ड फ्रेम पॉइंटर स्पेस को फिल करना होगा। ऑफसेट इक्वल टू साइज ऑफ बफ प्लस साइज ऑफ सेव्ड EBP। ऑफसेट इक्वल टू 48 बाइट्स प्लस 4 बाइट्स इक्वल टू 52 बाइट्स। स्टेप 3, पेलोड पैडिंग डिटरमाइन कीजिए। 4 बाइट रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करने के लिए पेलोड में 52 पैडिंग बाइट्स होने चाहिए जिसके तुरंत बाद 4 बाइट टारगेट जंप एड्रेस हो। टोटल पेलोड साइज इक्वल टू 52 प्लस 4 इक्वल टू 56 बाइट्स। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, ASLR एंट्रोपी और ब्रूट फोर्स अटैक एनालिसिस। क्वेश्चन, एक 64 बिट लिनक्स कर्नल एग्जीक्यूशन स्टैक के लिए एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन ASLR इंप्लीमेंट करता है। सिस्टम 28 बिट्स ऑफ एंट्रोपी का यूज करके बेस स्टैक एड्रेस को रैंडमाइज करता है जिसका मतलब है कि वहां 2 टू द पावर ऑफ 28 पॉसिबल डिस्टिंक्ट स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेसेस हैं। एक अटैकर नेटवर्क डेमन के अगेंस्ट ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट्स लॉन्च करके स्टैक बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है जो कनेक्शन रिसीव होने पर ऑटोमेटिकली एक वर्कर प्रोसेस फोर्क करता है। अगर अटैकर पर सेकंड 1000 ऑटोमेटेड एक्सप्लॉइट कनेक्शन अटेम्प्ट्स एग्जीक्यूट कर सकता है तो रैंडम चांस से रैंडमाइज्ड स्टैक एड्रेस को सक्सेसफुली हिट करने के लिए आवर्स में एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम क्या है। सॉल्यूशन। स्टेप 1, एड्रेस सर्च स्पेस कैलकुलेट करें। पॉसिबल रैंडम एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस की संख्या n है। n इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 28 इक्वल टू 268,435,456 पॉसिबल पोजीशंस। स्टेप 2, सक्सेस के लिए जरूरी एवरेज अटेम्प्ट्स डिटरमाइन करें। एक यूनिफॉर्म रैंडम स्पेस के लिए टारगेट एड्रेस को हिट करने के लिए जरूरी एवरेज अटेम्प्ट्स की संख्या ये मानते हुए कि रैंडमाइज्ड बेस फॉर्क्स में फिक्स रहता है या यूनिफॉर्मली रैंडमाइज्ड हो जाता है वह है एवरेज अटेम्प्ट्स इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 268,435,456 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 134,217,728 अटेम्प्ट्स। स्टेप 3, सेकंड्स और ओवर्स में टाइम कंप्यूट करें ये मानते हुए कि अटैक रेट r इक्वल्स टू 1000 अटेम्प्ट्स पर सेकंड है। टाइम इन सेकंड्स इक्वल टू 134,217,728 अटेम्प्ट्स डिवाइडेड बाय 1000 अटेम्प्ट्स पर सेकंड इक्वल टू 134,217.728 सेकंड्स। सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करें। टाइम इन आवर्स इक्वल टू 134,217.728 डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स पर आवर अप्रोक्सीमेटली 37.28 आवर्स। की टेकअवे ASLR एक इंस्टेंटेनियस शेल एक्सप्लॉइट को एक ऐसे अटैक में बदल देता है जिसके लिए 37 आवर्स से ज्यादा की कंटिन्यूअस नेटवर्क ब्रूट फोर्सिंग की जरूरत होती है जिससे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स को अटैकिंग IP एड्रेस को फ्लैग और ब्लॉक करने के लिए काफी समय मिल जाता है। 6 सिस्टम थ्रेट्स और डिफेंसेस की समरी चेकलिस्ट यहाँ हो। एस सिक्योरिटी थ्रेट्स, मेमोरी वल्नरेबिलिटीज और डिफेंस स्ट्रेटेजीज की आपकी रेफरेंस समरी है। ये रेफरेंस टेबल फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, डिफेंस मैकेनिज्म्स और मेलवेयर कैटेगरीज को समराइज करती है। यह डिटेल में बताती है कि स्टैक कैनरीज, नॉन एग्जीक्यूटेबल मेमोरी और ट्रेस रैंडमाइजेशन जैसे सिस्टम प्रोटेक्शंस के साथ मेमोरी एक्सप्लॉइट्स कैसे फंक्शन करते हैं और साथ ही ये वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स और रूटकिट्स के बीच डिस्टिंग्विश भी करती है। हमने देखा है कि कैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स मेमोरी स्ट्रक्चर्स को टारगेट करते हैं और OS कंट्रोल फ्लोज को सबवर्ट करते हैं। साथ ही हार्डवेयर और कंपाइलर लेवल मिटिगेशंस जैसे स्टैक कैनरीज, NX बिट्स और ASLR के बारे में भी जाना है।
अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिएक्टिव मेमोरी फिक्सेज से आगे बढ़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव आर्किटेक्चर कैसे बनाता है, कर्नल कैसे सेंसिटिव ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है, अनवेरिफाइड एप्लीकेशंस को सिक्योर एग्जीक्यूशन कंटेनर्स के अंदर आइसोलेट करता है और टैम्पर प्रूफ ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल्स को मेंटेन करता है। 11.5 सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्रिप्टोग्राफी सैंडबॉक्सिंग और सिस्टम ऑडिटिंग वाले पेज पर जाएं और देखें कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स कैसे मजबूत डिफेंस इन डेप्थ मैकेनिज्म्स बनाते हैं।